तक्षशिला में चंद्रगुप्त के मुंह से मां शब्द निकला, वहीं दूर मगध में जैसे मुरा ने उसकी करुण आवाज सुन ली थी। वो गहरी नींद से उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोली, चंद्रगुप्त। उसकी चीख सुनकर दासी कक्ष की अन्य दासियां भी उठ खड़ी हुई, जिनमें विशाखा भी थी। मुरा का पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। अन्य दासियों से संभालते हुए बोली, बहन तुम ठीक तो हो ना? क्या कोई बुरा स्वप्न देखा? मुरा अपनी होश में नहीं थी। वो बोली, मेरा पुत्र अवश्य किसी मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा, अभी जाना होगा। वो बदहवास सी दासी कक्ष के द्वार की तरफ बढ़ने लगी कि तभी कुछ दासियों ने उसे रोकते हुए समझाने का प्रयत्न किया। एक दासी बोली, बहन तुमने बुरा स्वप्न देखा होगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मत भूलो कि तुम महल में हो और यहां से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन मुरा कहां मानने वाली थी। वो बोली, नहीं मुझे जाना ही होगा, मेरा पुत्र संकट में है, मुझे जाना होगा। विशाखा बड़े ध्यान से मुरा को देख रही थी। वो मुरा के पास आई और दिखावा करते हुए बोली, दीदी इतनी रात्रि में आप अपने पुत्र को खोजने कहां जाएंगी? क्या आपको पता है कि आपका पुत्र कहां है? विशाखा की बात सुनकर मुरा बोली, मेरा पुत्र। अपने पुत्र का स्मरण करते हुए मुरा की चेतना जागी और उसे ध्यान आया कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसका पुत्र कहां है। वो जाएगी भी तो कहां? विशाखा फिर बोली, क्या हुआ दीदी, बोलो ना। मुरा बोली, नहीं वो मैंने एक बुरा सपना देखा था, इसलिए ये सब। वो सब दासियों से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आप सबकी नींद खराब हो गई। तभी एक दासी बोली, कोई बात नहीं बहन, ऐसा होता है, तुम सो जाओ। मुरा ने हां में सर हिलाया और खुद को संभाला, लेकिन उसकी बेबसी आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। विशाखा उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी। वो मन ही मन बोली, सत्य को कितने ही पर्दों के नीचे क्यों ना दबाया जाए, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का सत्य भी बहुत जल्द सबके सामने होगा। अगली सुबह तक्षशिला में आचार्य गजानन की कक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। अन्य छात्रों के साथ पब्बत और वीरसेन दोनों ही कक्षा में उपस्थित थे, लेकिन उनकी नजरें चंद्रगुप्त को ही ढूंढ रही थी। वो जानते थे कि चंद्रगुप्त लौट कर नहीं आने वाला है। वो बस इस बात की पुष्टि करना चाहते थे। कक्षा में आधा पाठ समाप्त हो जाने के बाद भी जब चंद्रगुप्त वहां नहीं दिखा तो पब्बत और वीरसेन दोनों पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि अब चंद्रगुप्त नहीं आएगा। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी नजर आचार्य गजानन से मिली। गजानन भी पाठ याद कराते हुए बीच बीच में उन्हें ही देख रहे थे। दोनों को खुश देखकर वो भी हैरान थे। उन्होंने आज जल्द ही पाठ का समापन करते हुए कहा, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज के पाठ याद करके आना। सभी छात्रों के कक्षा से निकलने के बाद पब्बत और वीरसेन वहीं रुक गए। गजानन हैरान होकर बोले, तुम दोनों का कक्षा में जरा भी ध्यान नहीं था, कहां खोए थे तुम दोनों, और इतने खुश क्यों हो? पब्बत मुस्कुराते हुए बोला, खुशी की बात ही है आचार्य, अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। गजानन हैरानी से बोले, खुशी की बात है, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। पब्बत बोला, हमारे और आपकी राह का कांटा हमेशा के लिए दूर हो गया। गजानन खुश होते हुए बोले, क्या सच में? क्या चाणक्य मारा गया? पब्बत बोला, नहीं आचार्य, वे नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मारा गया। गजानन का उत्साह थोड़ा कम हुआ। वो बोले, चंद्रगुप्त मारा गया? लेकिन कैसे, कब? पब्बत ने अपने और चंद्रगुप्त के आपसी युद्ध की सारी कहानी सुना दी और बोला, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। आज मैं बहुत खुश हूं। गजानन बोले, अच्छा हुआ, कम से कम पेड़ की एक शाखा तो कम हुई। पब्बत गजानन के चेहरे को भांपते हुए बोला, आचार्य, क्या आप खुश नहीं है चंद्रगुप्त के मरने से? गजानन बोले, खुश हूं, परंतु चाणक्य की मौत होती तो ज्यादा खुशी होती, क्योंकि वो तो स्वयं पेड़ की जड़ है। एक चंद्रगुप्त के मरने पर वो नया चंद्रगुप्त खड़ा कर देंगे, लेकिन अगर जड़ ही समाप्त हो जाए तो उसकी डाली भी स्वयं सूख जाती है। वीरसेन बीच में बोल पड़ा, आचार्य चाणक्य भी नहीं बचेंगे, बहुत जल्द हम उनका भी इंतजाम कर देंगे। गजानन बोले, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो, अन्यथा चंद्रगुप्त के मरने की सूचना जब उन्हें मिलेगी
तो वो ये अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें इसका कठोर से कठोर दंड मिले। ये सुन पब्बत शान से बोला, मैं मगध का राजकुमार हूं आचार्य। चाणक्य अगर चाहे भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझे खरोंच भी आई तो पूरी मगध सेना उनके पीछे पड़ जाएगी। गजानन बोले, मुझे ज्ञात है, परंतु मैं आचार्य चाणक्य को भी जानता हूं। मुझे उनसे ज्यादा डर उनकी खुली शिखा से लगता है, जो उन्हें हमेशा उनके प्रण की याद दिलाता है। इसी प्रण ने हमेशा ही भारतवर्ष की दिशा बदली है। महाभारत में पितामह भीष्म के प्रण ने कौरवों का नाश करवाया, तो रामायण में प्रभु श्री राम के प्रण ने रावण का। गजानन की बात सुन पब्बत और वीरसेन सोच में पड़ गए। उनके विश्वास को एक झटका लगा था। गजानन ने यह भांप लिया था, लेकिन वो ये जानते थे कि इनके द्वारा एक चूक और चाणक्य को उस मौके को अवसर में बदलते देर नहीं लगेगी। वहीं सुकन्या सुबह से ही चंद्रगुप्त को ढूंढ रही थी। उसने उसे सभी जगह ढूंढा, आचार्य चाणक्य के कक्ष से लेकर गुप्त कक्ष तक, पुस्तकालय से लेकर बगीचे तक, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो हैरान थी कि चंद्रगुप्त बिना कुछ बताए कहां चला गया। उसने उसे तक्षशिला के बाजार में भी ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी। थक हार कर सुकन्या वापस अपने कक्ष में लौट गई और चारपाई पर बैठती हुई मन ही मन बोली, चंद्रगुप्त कहां जा सकता है? अगर वो तक्षशिला के बाहर कहीं जाता तो मुझे तो पता कर जाता। फिर वो कहां गया? वो काफी परेशान थी। वो खुद से बोली, अब मैं किसको बोलूं? आचार्य चाणक्य यहां है नहीं। ऐसा कहते हुए अचानक उसे सूरजमल की याद आई। वो तुरंत खड़ी हुई और बोली, कहीं वो आचार्य सूरजमल के आश्रम तो नहीं गया है? मुझे वहीं जाना चाहिए, वो अवश्य वहीं पर होगा। अब वो तुरंत ही सूरजमल के आश्रम पहुंची। सूरजमल अपने आश्रम की मरम्मत का कार्य कर रहा था। उसने अपनी कुटिया का निर्माण लगभग कर ही लिया था। सुकन्या को देखते ही वो बोला, सुकन्या तुम इस समय यहां? तुम्हें तो आचार्य के दिए हुए पाठ को पढ़ना चाहिए। सुकन्या ने वहां देखा तो सिवाय सूरजमल के कोई भी नहीं था। उसने तुरंत पूछा, चंद्रगुप्त यहां आया था? सूरजमल बोला, नहीं, क्यों? उसने सुकन्या के परेशान चेहरे को देखा और फिर अपना काम छोड़कर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? सुकन्या बोली, चंद्रगुप्त सुबह से ही गायब है। मैंने पूरा तक्षशिला छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। मुझे लगा कि वो यहां आया होगा। सूरजमल हैरान होकर बोला, वो यहां नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तक्षशिला में नहीं है? आखिर वो गया तो कहां गया? सुकन्या परेशान होती हुई बोली, मुझे आभास हो रहा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। सूरजमल ने तुरंत अपना तीर धनुष अपने कंधे पर रखा और बोला, चलो चंद्रगुप्त को ढूंढते हैं। दोनों ही चंद्रगुप्त के बारे में एक एक कर सबसे पूछने लगे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। तभी एक छात्र उनके पास आया और बोला, मैंने देखा था कल रात चंद्रगुप्त को तक्षशिला से बाहर जाते हुए। राजकुमार पब्बत और वीरसेन भी उसके पीछे पीछे गए थे। यह सुनते ही सूरजमल और सुकन्या ने एक दूसरे को हैरानी भरी दृष्टि से देखा। सूरजमल बोला, तक्षशिला से बाहर? चंद्रगुप्त क्या करने गया होगा? और पब्बत और वीरसेन भी थे उसके पीछे कहीं। बोलते हुए वो रुका। उसने तुरंत सुकन्या से पूछा, क्या पब्बत और वीरसेन तक्षशिला में ही है? सुकन्या बोली, हाँ, वो दोनों तो वही हैं। सूरजमल परेशान होता हुआ बोला, फिर तो चंद्रगुप्त किसी बड़ी मुसीबत में है। हमें जल्द ज्ञात करना होगा कि वो तक्षशिला से बाहर कहां गया था। सुकन्या बोली, मैं पब्बत और वीरसेन से पूछने जाती हूं, तब तक आप जंगल में उसकी खोज करें। सूरजमल उसकी बात से सहमत होता हुआ जंगल की तरफ चला गया और सुकन्या पुस्तकालय की तरफ बढ़ी, जहां पब्बत और वीरसेन मौजूद थे। सुकेतु बनी सुकन्या जब पुस्तकालय पहुंची तो देखा कि पब्बत और वीरसेन वहां पर कुछ अन्य छात्रों के साथ बैठे थे। सुकन्या को देखते ही पब्बत हंसते हुए बोला, क्या हुआ सुकेतु, आज पुस्तकालय का रास्ता कैसे भूल गए? सुकेतु कड़े स्वर में बोला, चंद्रगुप्त कहां है? पब्बत हंसते हुए बोला, चंद्रगुप्त? कौन चंद्रगुप्त? मैं किसी चंद्रगुप्त को नहीं जानता। वीरसेन, तुम जानते हो क्या किसी चंद्रगुप्त को? वीरसेन भी निर्लज्ज सी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं राजकुमार, कहीं का राजा था क्या चंद्रगुप्त? पब्बत सुकेतु का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ था ना, इस नौकर सुकेतु का राजा था। सभी नौकरों के लिए उसका मालिक राजा ही होता है। सुकेतु गुस्से में बोला,
मुझे याद है कि चंद्रगुप्त कल रात तक्षशिला से बाहर गया था और तुम दोनों भी उसके साथ गए थे। सच बता दो, कहां गए थे तुम लोग? अन्यथा मैं कुलपति से शिकायत कर दूंगा। कुलपति का नाम सुनकर पप्पत और वीरसेन के माथे पर शिकन आ गई। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर अचानक पप्पत हंसते हुए बोला, बता दो जिसे बताना हो। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? सुकेतु समझ गया कि दोनों में से कोई भी सत्य बताने वाला नहीं है। उसने खुद ही चंद्रगुप्त को ढूंढना उचित समझा। जाने के लिए वो जैसे ही मुड़ा तो वीरसेन ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुम्हारा राजा अब कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर चाहो तो तुम हमारी सेवा में अवश्य लग सकते हो। तुम्हें हमारा झूठन खाने को मिल जाएगा। सुकेतु ने पलटकर जवाब दिया, स्वयं किसी और का झूठन खाने वाला क्या दूसरों को झूठन खिलाएगा? इतना बोल सुकेतु वहां से निकल गया। वीरसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सुकेतु को मारने के लिए उठा, लेकिन पब्बत ने उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। सुकेतु पुस्तकालय से निकलकर अभी 2 कदम चला ही था कि एक छात्र ने उसे पीछे से पुकारा। सुकेतु के रोकते ही वो छात्र उसके पास आया और बोला, चंद्रगुप्त जंगल में है और बेहोश पड़ा है। इन लोगों ने उसे वैसा ही छोड़ दिया। उसने सारी कहानी सुकेतु को बता दी। सुकेतु हैरान था। उसने तुरंत वहां से उस छात्र के बताए रास्ते पर जंगल के लिए प्रस्थान किया। सुकन्या जब उस स्थान पर पहुंची तो देखा वहां चंद्रगुप्त बेहोश पड़ा है। वो उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश करने लगी। चंद्रगुप्त उठो, उठो चंद्रगुप्त, उठो। उसकी बातों का चंद्रगुप्त पर कोई असर नहीं हुआ। उसने चंद्रगुप्त के नाक के पास अपनी उंगली रखकर देखी तो उसकी सांसें चल रही थी। तभी उसकी नजर उसके पैर पर गई जो काला पड़ गया था। उसने ध्यान से देखा तो चंद्रगुप्त का बदन हल्का नीला था। ये देख सुकन्या को समझते देर नहीं लगी। वो मन ही मन बोली, ये तो सर्पदंश का प्रभाव लग रहा है, इसका विष निकालना पड़ेगा। उसने तुरंत ही उसके पैर पर एक कांटे से चीरा लगाया और मुंह से चूस चूस कर उसके जहरीले खून को खींचकर बाहर फेंकने लगी। तब तक सूरजमल भी वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत चंद्रगुप्त के चेहरे पर पानी का छींटा मारा। चंद्रगुप्त होश में आ गया। सूरजमल उसे उठाकर अपने आश्रम ले आया और एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने चंद्रगुप्त की जांच की और उसके घाव पर पट्टी कर बोले, अब यह खतरे से बाहर है। आश्चर्य की बात है कि जहर का इसके शरीर पे कुछ खास असर नहीं हुआ है, वरना अब तक तो इसके प्राण इसके शरीर को छोड़ चुके होते। मैं कुछ औषधि दे रहा हूं। उन्होंने औषधि दी और वहां से चले गए। उनके जाते ही सुकन्या गुस्से में चंद्रगुप्त से बोली, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि आचार्य चाणक्य यहां नहीं है और ऐसे में हमें किसी भी खतरे में पड़ने से मना किया गया है। क्या तुम एक बार भी हमें नहीं बता सकते थे? एक ही सांस में सुकन्या ने चंद्रगुप्त के ऊपर सवालों की बौछार कर दी थी। चंद्रगुप्त बोला, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, मुझे माफ कर दो, परंतु मैं करता भी क्या? परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं तुम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता था। सूरजमल समझाते हुए बोला, चंद्रगुप्त तुम जिस हालत में वहां थे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम वहां गए ही क्यों थे? सुकन्या बोली, वही तो मैं भी पूछ रही हूं। पप्पत और वीरसेन तो कपटी हैं, मदद करने का दूसरा तरीका भी होता है। सूरजमल बोला, मदद? कैसी मदद? तुम दोनों मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? चंद्रगुप्त ने सारी कहानी दोनों के सामने कह दी। सूरजमल चौंकते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगा कि ये उनकी एक चाल थी तुम्हें मारने की? चंद्रगुप्त बोला, मैं तो बस उस छात्र की मदद करना चाहता था। सुकन्या गुस्से में बोली, तुम दानवीर कर्ण हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बोलते हुए सुकन्या की आंखों में चंद्रगुप्त के प्रति फिक्र साफ दिख रही थी। चंद्रगुप्त चुप रहा तो सूरजमल खड़ा होता हुआ बोला, अब मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। चंद्रगुप्त ने मना करते हुए कहा, नहीं आचार्य, ये सभी मेरे अपराधी हैं, मैं सिखाऊंगा इन लोगों को सबक। आप ये सब मुझ पर छोड़ दें, बस आचार्य चाणक्य से कुछ मत कहना, वरना वो बहुत गुस्सा होंगे। तक्षशिला में जहां चंद्रगुप्त मृत्यु के मुंह से बाहर आ चुका था, वहीं मगध में मुरा उसकी चिंता में पागल हुए जा रही थी। वो शंभुनाथ से मिलने उनके कार्यालय में पहुंची। उसे इस तरह अचानक आया देख शंभुनाथ चौंक गए और बोले,
मुरा, तुम अचानक इस तरह यहां? मुरा रोते हुए बोली, मंत्री जी, मैंने कल रात एक बहुत बुरा सपना देखा था। तब से मुझे अपने पुत्र की बहुत चिंता हो रही है। शंभुनाथ बोले, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। मुरा अधीर होते हुए बोली, आप मुझे एक बार उसके पास लेकर चलिए, मैं उससे विनती करूंगी, शायद वो कुछ बता दे। शंभुनाथ मुरा को श्वेतबाहु से मिली खबर बताना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि उसके रिश्तेदार ने उन्हें तो नहीं, बल्कि महामंत्री अमात्य को अवश्य कुछ बता दिया है। लेकिन फिर मुरा के मुख पर छाई चिंता को देख उन्होंने उसे उसके बारे में कुछ ना बताना ही सही समझा। अब कुछ सोच शंभुनाथ बोले, तुमने पहले भी प्रयास किया था मुरा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जब वो एक मंत्री से नहीं डरी तो तुम्हें तो क्या ही कुछ बताएगी। मुरा बोली, एक अंतिम प्रयास, उसके बाद मैं आपसे कभी दोबारा जिद नहीं करूंगी। मैं उसके पैर पकड़कर उससे विनती करूंगी। मुरा की आंखों में आंसू थे। शंभुनाथ उसकी वेदना को समझ रहे थे। उन्होंने थोड़ा आपत्ति जताते हुए अपनी बात रखी। ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो। मुरा को बस मंत्री शंभुनाथ की हां सुननी थी। वो तुरंत ही कारावास जाने के लिए तत्पर थी। उसकी बेचैनी देख शंभुनाथ बगैर आगे कुछ कहे उसके साथ कारागार चल दिए। जैसे ही वो दोनों कारागार में पहुंचे तो देखा कि वहां एक जगह पे कुछ सैनिक इकट्ठा हुए पड़े हैं और काफी शोर मचा हुआ है। शंभुनाथ ने एक सैनिक से पूछा, यहां इतना शोर क्यों मचा हुआ है? क्या हुआ यहां? सैनिक बोला, मंत्री जी, एक महिला कैदी की मृत्यु हो गई है। यह सुन शंभुनाथ चौंक गए। वो मुरा को लेकर उस तरफ बढ़े जहां भीड़ थी। शंभुनाथ बोले, हटो, हमें मार दो। शंभुनाथ का आदेश सुनते ही सारे सैनिक वहां से हट गए। शंभुनाथ जब मुरा के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि यह भीड़ उसी कारागृह के बाहर लगी थी जिसमें मुरा के रिश्तेदार कैद थी। अपने रिश्तेदार को मृत देख मुरा की आखिरी उम्मीद भी मर गई। वो निढाल होकर वहीं गिर पड़ी। उसका मृत शरीर देख यह स्पष्ट था कि उसकी हत्या कर दी गई है। आखिर मुरा के रिश्तेदार की हत्या के पीछे किसका हाथ था? क्या मुरा के रिश्तेदार की मृत्यु के साथ मुरा की चंद्रगुप्त से मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? चंद्रगुप्त के खिलाफ पप्पत द्वारा रचे गए षड्यंत्र को सुन चाणक्य क्या निर्णय लेंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।